वेलकम गाइस, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि आज आपका एसएससी जीडी का प्रैक्टिस नंबर आपका 7 होने वाला है, जिसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे वो आपके लिए क्या हो जाते हैं, एग्जाम के ऑथेंटिक क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि इसमें ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। ये बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर था जो आपके 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शंस पे चलते हैं, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल या फिर चहुंदड़ो। तो 3 भागों में जो विभाजित जो स्थान था वो कौन सा था, आपका धोलावीरा था। तो राइट आंसर धोलावीरा। अब आपको इनके डिटेल से मैं बताता हूं, इनके बारे में डिटेल से अपन इनका पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में जानते हैं। तो कालीबंगा की स्थान पर अपने को क्या मिले थे, जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं, जोते हुए खेत के प्रमाण कहां पर मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं। कालीबंगा ये आपका कहां पर पड़ता है, ये आपके राजस्थान में पड़ता है। कहां पर है ये, आपके राजस्थान में, इसको नोट कीजिए। धोलावीरा कहां पर है, आपके गुजरात में है, इसको भी नोट कीजिए। कहां पर है, गुजरात में स्थित है, नोट कीजिए। लोथल भी आपका गुजरात में स्थित है, ये भी पता होना चाहिए। और जो लोथल है वहां पर, ये भी बता देता हूं, लोथल यहाँ समुद्री संग्रहालय यहीं स्थापित किया गया है, ये भी पता होना चाहिए कि समुद्री संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया। तो समुद्री संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया, लोथल में स्थापित किया गया है। और जो चहुंदड़ो है, यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना है, यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर, मनके बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है, चहुंदड़ो में स्थित है। तो नोट कीजिए, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, धोलावीरा आपके गुजरात में स्थित है, लोथल आपके गुजरात में स्थित है, और चहुंदड़ो में मनके बनाने का कारखाना स्थापित है। तो इसको भी नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार की कैसी सभ्यता थी। लोह युगनी सभ्यता थी, ताम्र युगनी सभ्यता थी, या फिर कांस्य युगनी सभ्यता थी। तो बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से कौन सी एक प्रकार की सभ्यता थी। तो सबसे पहले बता दूं, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक प्रकार की कांस्य युगनी क्या थी, सभ्यता थी। तो इसको नोट कीजिए। आप बताइए कि जो कांसा होता है, जो कांस्य होता है वो क्या होता है, कि कांस्य किसके मिश्रण से मिलकर बना होता है। तो कांसा आपके तांबा और प्लस किससे, टीन से मिलकर बना होता है। तांबा प्लस टीन से मिलकर क्या बनता है, कांसा। तांबा को नोट किया जाता है कॉपर Cu से, और टीन को Sn से लिखा जाता है। बताइए कि जो पीतल होता है ये किसके मिश्रण से मिलकर बना होता है। तो पीतल जो होता है वो कॉपर प्लस के जिंक से मिश्रण से मिलकर बना होता है। इसको नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सॉरी क्या है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं ये बताना है। 10 मौलिक कर्तव्य, 11, 08 यानी 8, या फिर एक भी नहीं है। तो बता दूं कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य, आपके एक भी नहीं है। इसको नोट कीजिए, कितने नहीं है, आपके एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो नोट कीजिए इसको, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। 51वां जो आपका आर्टिकल है, यानी आपका जो 51 जो आपका आर्टिकल है, इसको नोट कीजिए। 51 आर्टिकल अनुच्छेद के अंदर आपके 10 मौलिक अधिकार जुड़े हुए हैं, सॉरी 10 मौलिक कर्तव्य क्या है, जोड़े गए हैं। आपके कौन से आर्टिकल के, आपके 51 आर्टिकल में आपके जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, इसको नोट कीजिए। और आपके जो 11 जो है मौलिक कर्तव्य, वो आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। 86वां जो संविधान संशोधन है 2002 में जोड़ा गया है। अब आप पूछोगे कि सर ये 08 का मतलब क्या होता है। तो आपके जो 8 है वो क्या है, आपके मूल संविधान के अंदर अनुसूचियां है। क्या है, मूल संविधान के अंदर अनुसूचियां है, इसको नोट कीजिए। मूल संविधान के अंदर क्या है, अनुसूची कितनी है, 8 है, इसको नोट कीजिए। यानी आपके जो 10 मौलिक कर्तव्य वो आपके 51 अनुच्छेद के अंदर आते हैं, और जो 11 मौलिक कर्तव्य वो आपके 86वें अनुच्छेद संशोधन 2002 में जोड़े गए हैं। और आपके जो 08 है वो मौलिक संविधान की जो क्या है, अनुसूचियां है। क्वेश्चन आपका आता है कि वर्तमान में जो मूल संविधान की जो अनुसूचियां है वो कितनी है, ये बताना है। कमेंट बॉक्स में आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इनको नोट करना है। 8 है, 9 है, सी ऑप्शन आपका 12 है, या फिर डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस कुछ भी हो सकता है। तो बताइए कि इनमें से आंसर की जो वर्तमान में मूल संविधान में कितनी कुल अनुसूचियां है, बताना है इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आईएनसी से आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको आईएनसी का जो टॉपिक होता है इसको काफी अच्छे से क्लियर कर लेना होता है, क्योंकि जो आईएनसी से जो सवाल होते हैं वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि जो आईएनसी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होता है। क्वेश्चन आपके दे रखा है इंपॉर्टेंट सवाल, इसको लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी, ये बताना है।
अपन देखते हैं कि सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट, रीता पाली या फिर इंदिरा गांधी। तो बताइए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो इसका राइट आंसर सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन क्या आता है कि आईएनसी यानी आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? भारतीय नहीं पूछा गया, आपकी जो इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी ये बताइए। तो आईएनसी की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो आपकी कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। क्वेश्चन आता है कि एनी बेसेंट की जो पत्रिका है वो कौन सी है? एनी बेसेंट की एक पत्रिका है जिसका नाम है कॉमन व्हील। क्या है? कॉमन व्हील। इसको नोट कीजिए। आपका क्वेश्चन आता है कि भारत के पहली राज्यपाल कौन थी ये बताइए, कि जो भारत की पहली राज्यपाल कौन थी ये बताना है। भारत की जो पहली राज्यपाल महिला थी वो कौन थी? तो इसको नोट कीजिए। भारत की पहली राज्यपाल थी वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? आपके 13 फरवरी को हुआ था। और 13 फरवरी को आपका कौन सा डे बनाया जाता है? आपका राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरोजिनी नायडू के जन्म के अवसर पर कौन सा आपका डे बनाया जाता है? तो नोट कीजिए, राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। इसको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल मिलते हैं। जो भी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। और जो क्लास के बाद में जो इनकी जो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ होती है वो भी आपको आंसर सहित सेव मिल जाती है, जहां से आपका जो क्या हो जाता है, रिवीजन जो हो जाता है वो काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को धमाकेदार लाइक करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है इंपोर्टेंट सवाल। मृतकों का टीला जिसे क्या बोला जाता है? माउंट ऑफ द डेड किसे कहा जाता है ये बताइए, कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, यानी माउंट ऑफ डेड किसे कहा जाता है? हड़प्पा, सुरकोतड़ा, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। तो बताइए कि मृतकों का जो टीला कहा जाता है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो वो आपके कहाँ पर पड़ता है? ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के अंदर स्थित है। इसको नोट कीजिए। आप बताइए कि सुरगोदड़ा जो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कौन सा आपका सुरगोदड़ा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। सुरकोदड़ा क्या है? सुरगोदड़ा गुजरात में स्थित है। यहाँ से एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि जो घोड़े के अस्थियों के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? आपके घोड़े की जो अस्थियां थी, इनके जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? सुरकोदड़ा गुजरात में मिले हैं। नोट कीजिए इसको। राइट आंसर आपको दे रखा है स्क्रीन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट सवाल, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। समान सिविल संहिता, सबसे पहले आपको इसका जो अंग्रेजी में जो मीन दे रखा है इसको देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है ये बताना है, कि समान सिविल संहिता का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है ये बताइए। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 40 या फिर अनुच्छेद 79। तो राइट आंसर आपको बताना है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, अनुच्छेद 44 में आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किया गया है, ये पता होना चाहिए आपको। ये आपके डीपीएसपी का भाग है। अनुच्छेद 44 क्या है? ये आपका डीपीएसपी का भाग है। किसका है? डीपीएसपी का भाग है, ये भी पता होना चाहिए। और आपका जो अनुच्छेद 44 होता है वो एकमात्र राज्य में लगा हुआ है। जो आपका राज्य कौन सा है? गोवा। एकमात्र राज्य में लागू हुआ है। जो आपका राज्य कौन सा है? गोवा। एकमात्र राज्य गोवा है जिसमें ये आपका कोड लागू होता है। इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन आपका आता है कि जो अनुच्छेद जो 17 है वो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 छुआछूत यानी अस्पृश्यता का क्या करता है? अंत करता है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत के अंत से रिलेटेड है। और जो अनुच्छेद जो 40 है वो आपके ग्राम पंचायत का गठन से रिलेटेड है। किससे है? ग्राम पंचायत का गठन। इसको नोट कीजिए। ग्राम पंचायत का गठन, इसको नोट कीजिए। और जो अनुच्छेद 79 है इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। 79 पे बात करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या नाम आ जाता है? सरला। क्या आ जाता है? सरला। स का मतलब क्या हो जाता है? आपका संसद हो जाता है। क्या हो जाता है? संसद। र का मतलब क्या हो जाता है? राज्यसभा। इसको नोट कीजिए। और ला का मतलब क्या? लोकसभा। क्या हो जाता है? लोकसभा। तो जो संसद होता है वो आपके अनुच्छेद 79 में आते हैं। और जो राज्यसभा होता है वो आपके किसमें? अनुच्छेद 80 में आते हैं। और लोकसभा आपके किसमें? अनुच्छेद 81 में आते हैं। यानी आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81। तो इसको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट सवाल, ये भी काफी बार पूछा गया सवाल है। इंपोर्टेंट लगा लीजिए, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लगा लीजिए, क्योंकि आगे भी आपके एग्जाम में पूछे जाने के काफी इंपोर्टेंट चांस है इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन दे रखा है,
कोलैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी ये बताने की। जो कोलैंड स्टीनर था उसने किसकी खोज की थी ये बताइए। जीवित कोशिका की खोज की थी, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी, या फिर आनुवांशिकता के नियम की खोज की थी। तो सबसे पहले बताइए कि जो कोलैंड स्टीनर था इसने किसकी खोज की थी। तो इसने ब्लड ग्रुप की यानी जो ब्लड ग्रुप सिस्टम था इसकी खोज की थी। किसकी की थी? ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसको नोट कीजिए, किसकी की थी? ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। इन्होंने किन किन रक्त समूह की खोज की थी? तो नोट कीजिए, ए बी ओ और किसकी? ए बी की थी। क्वेश्चन आपका आता है कि जो सर्वदाता जो समूह होता है वो कौन सा होता है। सर्वदाता समूह जो होता है वो आपका ओ नेगेटिव होता है, और आपका जो सर्वग्राही समूह होता है वो आपका कौन सा होता है ये भी बताइए। आपका होता है ए बी प्लस। क्या होता है? ए बी प्लस। तो क्वेश्चन बनता है कि जो रक्त समूह में किन किन समूह की खोज की थी? ए बी ओ ए बी की थी। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? आपका ओ नेगेटिव होता है, और सर्वग्राही आपका जो समूह होता है वो क्या होता है? आपका ए बी प्लस होता है। क्या होता है? ए बी पॉजिटिव होता है। ये नोट करना है। क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले लिख लीजिए, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यू किसने की थी? सॉरी, इसको नोट कीजिए, यहां से किसने की थी? ल्यूवेन होक ने। किसने की थी? ल्यूवेन होक ने की थी। इसको नोट कीजिए। और आपके जो रक्त प्रेषण तंत्र की किसने खोज की थी? विलियम होरवे ने की थी। किसने की थी? विलियम होरवे ने की थी। नोट कीजिए, इंपोर्टेंट सवाल आता है। और आनुवांशिकता के नियम की खोज तो आपको पता होना चाहिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। इंपोर्टेंट सवाल बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहां पर किया गया है ये बताना है कि जो सत्यमेव जयते जो शब्द है इसका उल्लेख कहां पर किया गया है। सबसे पहले आपको बताना है कि आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी ये बताइए, कि आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी। यहां से एक सवाल आता है। सबसे पहले बताइए कि जो आरएच फैक्टर को किसमें खोजा गया था, किस पर सॉरी रिसर्च किया गया था। आपके रीसर बंदर के अंदर की गई थी। आपकी जो आरएच फैक्टर की खोज किसमें? रीसर नामक जो बंदर था इसमें की गई थी। इसको भी नोट कीजिए, इंपोर्टेंट सवाल बन जाता है कि किस बंदर में की गई थी? रीसर बंदर में की गई थी। और जो आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो इसका भी आंसर लिख लीजिए, आपके दो ने की थी। आपके एक तो विनर और आपके कोलैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? विनर और आपके कोलैंड स्टीनर ने की थी। यहां से भी सवाल आता है। बताइए कि ब्लड क्या है। एक क्वेश्चन आपके आता है कि ब्लड क्या है ये बताना है, कि जो ब्लड की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, यानी ब्लड का मतलब क्या होता है ये बताना है। तो ब्लड का मतलब क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक का। ब्लड क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। इसको नोट कीजिए, तरल संयोजी उत्तक है। तरल का मतलब होता है लिक्विड, उत्तक को बोला जाता है टिश्यू। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन आपका है कि जो ब्लड यानी आपका जो रक्त होता है इसका पीएच मान कितना होता है। इसका पीएच जो मान होता है वो 7.4 होता है। यानी आपका अम्लीय है या फिर क्षारीय, यानी आपका एसिड है या फिर बेस है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पीएच पैमाने की खोज किसने की थी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पीएच पैमाने की खोज किसने की थी ये भी बताइए। क्वेश्चन दे रखा है कि सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहां पर किया गया है ये बताना है। जो आपका क्वेश्चन दे रखा है इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, मुंडकोपनिषद, ज्वालोपनिषद, ऋग्वेद या फिर जय माता दी। तो बताइए कि सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहां पर किया गया है। तो ये आपके मुंडकोपनिषद में किया गया है। किसमें किया गया है? मुंडकोपनिषद में। तो इसको नोट कीजिए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनता है कि ज्वालोपनिषद है, यहां से क्या बनता है? तो इसे 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। इसमें आपके किसका? 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। इसको नोट कीजिए। और आपका जो क्या हो जाता है 4 वर्णों का यानी 4 वर्णों का उल्लेख किसमें किया गया है ये भी बताइए। 4 वर्णों का उल्लेख जो है वो आपके किसमें किया गया? आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर उल्लेख किया गया। आपके ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के जो 10वें जो मंडल के जो पुरुष सूक्त के अंदर उल्लेख किया गया है। इसको नोट कीजिए। तो क्वेश्चन बन जाता है कि 4 आश्रम का उल्लेख किसमें किया गया है? ज्वालोपनिषद में। और 4 वर्णों का उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया। और ऋग्वेद में कहां पर किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर उल्लेख किया गया है। इसको भी नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट सवाल, मिश्रित ग्रंथि है ये बताना है कि मिश्रित ग्रंथि क्या है ये बताना है। इनमें से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर अग्नाशय ग्रंथि। तो ये बताइए। सबसे पहले जो मिश्रित ग्रंथि है वो आपकी कौन सी है ये बताना है कि मिश्रित ग्रंथि। तो आपकी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन आपका बनता है कि जो पीयूष ग्रंथि है इसे क्या कहा जाता है? इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नोट कीजिए। एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहा जाता है? लड़ो या भागो की ग्रंथि कहा जाता है। लड़ो या भागो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लड़ो या भागो कहा जाता है। इससे भी नोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, नोट करना है। थायराइड ग्रंथि यह सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि होती है। जो थायराइड ग्रंथि है वो क्या है? सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि है। क्या है?
सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आपको नोट कर लेना है, यदि आपको जो लिखा हुआ समझ में नहीं आता तो आपको नोट करना है कि जो आपकी पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि लड़ों या भागों से संबंधित है, थायराइड ग्रंथि आपके सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसको भी नोट करना है। और थायराइड ग्रंथि की खोज किसने की थी ये भी बताना है। सबसे पहले बताइए कि जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि है, क्या है अग्नाशय ग्रंथि, यह आपके हार्मोन भी निकालती है और प्लस में एंजाइम एंड पाचन भी निकालती है। क्या निकालती है? एंजाइम एंड पाचक रस भी निकालती है। क्या निकालती है? पाचक रस भी निकालती है। तो आपके हार्मोन कौन सा निकालती है? आपका इंसुलिन निकालती है। और इंसुलिन की कमी से आपका कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपका जो पाचक रस होता है वो कौन सा पाचक रस निकालती है? पूर्ण पाचक रस निकालती है। कौन सा पाचक रस निकालती है? पूर्ण पाचक रस। नोट कीजिए, हार्मोनिन इंसुलिन निकालती है, हार्मोन इंसुलिन निकालती है। एंजाइम यानी जो आपका पाचक रस होता है वो कौन सा निकालती है? पूर्ण पाचक रस निकालती है। कौन? आपका अग्नाशय ग्रंथि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है कि जो वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो अस्किनी, वितिस्ता, पुरुषणी या फिर अगन्या। तो वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? वितिशिता। किस नाम से जाना जाता है? वितिशिता। इसको नोट कीजिए, किस नाम से? वितिष्ठा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि जो अस्किनी है इसको वेदों में किस नाम से जाना जाता है? जो अस्किनी है, सॉरी आपका क्वेश्चन यहाँ से क्या बन जाता है? अस्कनी क्या हो जाती है? चेनाब नदी को वेदों में चेनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? अस्कनी के नाम से जाना जाता है। नोट कीजिए, चेनाब नदी। और जो पुरुषनी है इसको किस नदी के नाम से? रावी नदी जो है इसको वेदों में क्या नाम से जाना जाता है? पुरुषनी के नाम से जाना जाता है। और जो अगन्या है इसको गाय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको गाय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको गाय कहते हैं। इसको नोट कीजिए, यानी गाय, रावी नदी और चेनाब यानी ये क्या हो जाती है? वेदों में हो जाती है। नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, असुमेलित को पहचाना है। अपने को क्या करना है? असुमेलित की पहचान करनी है। तो असुमेलित बताइए। आपको देश दे रखे हैं, राजधानी दे रखी है। सबसे पहले देश दे रखा केन्या, फिर स्वीडन, फिर डेनमार्क और फिर तंजानिया। तो केन्या की रखा है राजधानी नैरोबी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और तंजानिया की राजधानी रबात। तो बताइए कि इनमें से कौन सा आपका असत्य कथन है, यानी इनमें से कौन सा आपका रोंग है, कौन सी आपकी राजधानी इनमें से रोंग है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, जो केन्या की जो राजधानी है वो आपकी नैरोबी है, बिल्कुल राइट आंसर है। स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम आपके 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन को आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बताइए कि यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी, ये बताइए। यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में, 5 जून 1972 में। और कहाँ पर हुई थी? नैरोबी केन्या में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नैरोबी केन्या में। इसको भी नोट करना है। और 5 जून को क्या बनाया जाता है, कौन सा डे बनाया जाता है, ये पता होना चाहिए। 5 जून को जो डे मनाया जाता है वो आपका कौन सा है? विश्व पर्यावरण दिवस है। कौन सा है? विश्व पर्यावरण दिवस है। क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब की गई थी। तो ये बताइए कि विश्व जो आपका पर्यावरण जो दिवस है, यानी आपका जो डे है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1974 में की गई थी, ये भी पता होना चाहिए। पहला विश्व पर्यावरण दिवस की अध्यक्षता किसने की थी? आपके अमेरिका ने की थी। किसने की थी? अमेरिका ने की थी, ये भी पता होना चाहिए। 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की जो अध्यक्षता करने वाला वो आपका कौन, किसने की थी? आपके 2021 में आपके पाकिस्तान ने की थी। इसको भी नोट कीजिए, इंपोर्टेंट सवाल बन जाता है। तो केन्या की राजधानी नैरोबी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन है, और आपकी जो तंजानिया की राजधानी है वो रबात नहीं हो जाएगी, नहीं होती है। तो राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन। तो रबात किसकी राजधानी होती है? सबसे पहले इसको लिखिए, रबात जो राजधानी है वो किसकी है? सबसे पहले मैं बता देता हूँ, रबात राजधानी है मोरक्को। किसकी है? मोरक्को की राजधानी है, नोट कीजिए। और तो तंजानिया की जो राजधानी है वो आपकी क्या है? दोदोमा। क्या है? दोदोमा किसकी राजधानी है? तंजानिया की, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्या मिलती है? काफ़ी सहायता मिलती है, क्योंकि जो एग्जाम हो जाता है इसके लिए जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं वो भी, इनकी भी जो आपकी जो PDF होती है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है सेव। तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। तो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, ये बताना है कि जो विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। इंडिका, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस या फिर कादम्बरी। तो विशाखा दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सबसे पहले इसको नोट कीजिए, मुद्रा राक्षस लिखी थी। कौन सी लिखी थी? मुद्रा राक्षस।
इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये बता देता हूँ, मेगस्थनीज की पुस्तक है। किसकी है? मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका है, इसको नोट कीजिए। मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है? तो मृच्छकटिकम है वो आपकी शूद्रक की पुस्तक है। किसकी है? शूद्रक की पुस्तक है, इसको भी नोट कीजिए। और जो कादम्बरी है वो किसकी पुस्तक है? बाणभट्ट की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? बाणभट्ट की पुस्तक है, इसको भी नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल आता है। बाणभट्ट किसके जो दरबारी थे? ये आपके राजा हर्षवर्धन के दरबारी थे। तो राजा हर्षवर्धन के समय बाणभट्ट ने जो रचित पुस्तक रची थी वो आपकी कादम्बरी थी, ये भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन। धम्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है? ये बताना है कि जो धम्म चक्र का जो प्रवर्तन का जो संबंध है वो किससे है, ये बताइए। सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया या फिर कुशीनगर? तो बताइए कि जो धम्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है? तो सारनाथ से है। किससे है? सारनाथ से। क्वेश्चन क्या आ जाता है कि सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध को, सबसे पहले महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश कहाँ पर मिला था? जो महात्मा जो बुद्ध थे इनका जो पहला उपदेश कहाँ पर था? यह आपके सारनाथ में था, और यह यूपी में स्थित है। जो सारनाथ है वो आपके यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश था वो आपके सारनाथ में था, इसको नोट कीजिए। और जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपके कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का कहाँ पर जन्म हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, नोट कीजिए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोधगया में हुई थी, इसको भी नोट कीजिए। पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोधगया में, नोट कीजिए। और अब क्वेश्चन बन जाता है कि कुशीनगर में क्या स्थित है? तो इसको नोट कीजिए। कुशीनगर में आपका महापरिनिर्वात हुआ था। क्या हुआ था? महापरिनिर्वात हुआ था, इसको भी नोट कीजिए। और ट्रांसजेंडर जो आपका होता है, ट्रांसजेंडर को क्या किया जाता था? अलग किया जाता था। तो इसके लिए भी यहाँ पर कुशीनगर में क्या किया जा रहा है? प्रयास किए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? सरनाथ, इसको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा असत्य कथन है, ये बताना है आपको। दे रखे ब्लैक पेगोडा, कैलाश मंदिर, सबरीमाला मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर। तो ब्लैक पेगोडा क्या उड़ीसा में स्थित है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ओडिशा में आपका कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। कौन सा है? कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है, जिसे आपका क्या बोला जाता है? ब्लैक पेगोडा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लैक पेगोडा भी बोला जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपके गंगवंश ने करवाया था। किसने करवाया था? गंगवंश ने, इसको भी नोट कीजिए। कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र। आपने पढ़ा होगा कि एलोरा की कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, इसको भी नोट कीजिए। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मैं बता देता हूँ, सबरीमाला मंदिर आपके केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है, इसको नोट कीजिए। ये केरल में स्थित है। और किसको समर्पित है? ये आपके अयप्पा जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? अयप्पा जी को समर्पित है, इसको नोट कीजिए। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसमें से जो रॉन्ग आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, क्योंकि सबरीमाला मंदिर आपके केरल में स्थित है, न कि आपके कर्नाटक में। तो रॉन्ग कर लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बताइए कि जो आपके केरल में स्थित, तो ये है आपका, बताइए कि जो हम्पी है वो किसकी राजधानी है? हम्पी जो राजधानी है वो किसकी है? तो लिख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है वो आपके क्या है? हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है वो क्या है? हम्पी है, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 15 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इंपोर्टेंट सवाल। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए, फिर आपके क्वेश्चन पे आइए। त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है, ये बताना है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? तो आपके त्रिवेद में जो वेद शामिल नहीं है वो आपका कौन सा नहीं है? अथर्ववेद शामिल नहीं है। तो अथर्ववेद जो आपका वेद है, इसे जादू टोना वाला वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जादू टोना वाला वेद भी कहा जाता है, नोट कीजिए। और ये आपके जो कौन से वेद में शामिल नहीं है, जो इसका जो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका कौन सा है? तो ये आपका कौन सा है? एदेर्य है। कौन सा है? एदेर्य है, नोट कीजिए। सामवेद, सॉरी, जो अथर्ववेद का जो क्या है ब्राह्मण ग्रंथ, वो आपका क्या है? गोपत है। कौन सा है? गोपत है, नोट कीजिए। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका क्या है? शतपथ है। कौन सा है? शतपथ है, इसको भी नोट कीजिए। सवाल आ जाता है कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका एदेर्य है, अर्थवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका कौन सा है? गोपत है, और जो आपका यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका कौन सा है? शतपथ है, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ? यह बताना है कि कौन सा ऐसा मंदिर था जिसका निर्माण पंचायतन शैली में हुआ था, ये बताइए। खजुराहो मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कामाख्या मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर? तो जिस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ था वो आपका कौन सा मंदिर था? खजुराहो का मंदिर था। तो राइट आंसर ए ऑप्शन, खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था। सबसे पहले बताइए कि जो खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो नोट कीजिए। खजुराहो जो मंदिर है वो आपके
छतरपुर के अंदर एमपी में स्थित है। छतरपुर के अंदर एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, नोट कीजिए इसको। चंदेल शासकों ने खजुराहो का मंदिर बनाया था। किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी बता देता हूँ आपको। महादेव कंदरिया मंदिर कहाँ पर स्थित है ये बताइए। जो महादेव जो कंदरिया मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है ये बताना है। महादेव कंदरिया मंदिर है वो अभी आपके छतरपुर एमपी में स्थित है, नोट कीजिए। आपके खजुराहो मंदिर में स्थित है, ये भी पता होना चाहिए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है ये बताइए। मीनाक्षी जो मंदिर है वो आपके मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, नोट कीजिए इसको। इंपोर्टेंट सवाल आ जाता है। कामाख्या मंदिर आपका असम में स्थित है, इसको भी नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्लाई दरवाज़ा दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनाया गया ये बताना है कि अल्लाई दरवाज़ा दिल्ली में किस शासक ने बनवाया था। तो इसका आंसर नोट कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। आपको मैं बोल देता हूँ, आपको नोट करना है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा जारी की गई थी ये भी बताइए कि बाजार नियंत्रण जो प्रणाली जो किसके द्वारा जारी की गई थी, इसका आंसर बताइए। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, नोट कीजिए इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था ये बताना है। अकबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, जहांगीर। तो राइट आंसर अकबर के द्वारा करवाया गया था, ये पता होना चाहिए। गुजरात विजय के बाद निर्माण करवाया था। जो अकबर ने इसका निर्माण कब करवाया था? आपके गुजरात विजय के बाद करवाया था। कब करवाया था? गुजरात विजय के बाद करवाया था, इसको भी नोट कीजिए। क्वेश्चन आता है कि यह फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। आपका जो बुलंद दरवाजा है वो कहाँ पर स्थित है? आपके फतेहपुर, इसको नोट कीजिए, फतेहपुर सीकरी आपके आगरा में स्थित है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी आपके आगरा में स्थित है। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, हुमायूं का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा आपका कौन सा है? जो पूरब का जो ताजमहल है उसे हुमायूं का मकबरा कहा जाता है, ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन बन जाता है कि जो हुमायूं का जो मकबरा है उसे क्या कहा जाता है? पूरब का ताजमहल है उसे हुमायूं का मकबरा कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर को कहा जाता है, और जो वास्तुकला का जो स्वर्णकाल है वो आपका शाहजहां का है। कौन सा है? शाहजहां है। आपके जो वास्तुकला का जो स्वर्णकाल है वो कौन सा है? शाहजहां है, इसको भी नोट कीजिए। वास्तुकला का जो स्वर्णकाल है वो शाहजहां है, और जो चित्रकला का जो स्वर्णकाल है वो आपके जहांगीर से संबंधित है। किससे है? जहांगीर से। पूछा जाता है कि चित्रकला का स्वर्णकाल किससे रिलेटेड है? आपके जहांगीर से रिलेटेड है। तो आज के लिए अपन इसी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आज अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको कमेंट में बताना है कि नाइस वीडियो। तो अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल की जो PDF होती है वो मिल जाती है, और आपकी जो क्लास के बाद में जो क्वेश्चंस की जो PDF होती है वो भी आपको आंसर सही सेव मिल जाती है, जहाँ से आपका जो रिवीजन होता है वो काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।